Hello everyone, welcome to PWIIT Jaman CSI Net YouTube channel. I am your mentor Ankita S. Tripathi. बच्चों गेट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो से कि असल में गेट का एग्जामिनेशन होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कोई चेंजेस आए हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्या न्यू इंट्रोडक्शन हुआ है, कौन सी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है आपकी, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं गेट जो 2026 की है, ये वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और यही उस वेबसाइट का इंटरफेस है। दैट इज ये फ्रंट पेज है, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है ताकि आपको मैं हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता सकूं। अगर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करें कि व्हाट इज गेट, तो गेट एक्चुअली में होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये एक प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जब भी आप कोई नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, अच्छी रैंक से क्वालिफाई करते हो बच्चों, तो ये एक एड ऑन होता है। हम बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक है कि प्लस पॉइंट होता है आपके सीवी या रिज्यूमे को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो गेट का एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो इस बार बेसिकली आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा है गेट 2026 इज बीइंग कंडक्टेड by IISc and all IITs on behalf of National Coordination Board, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India। और इस बार जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है दैट इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर गेट 2026। ये तो हो गई कि गेट होता क्या है और कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके ऊपर। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब से आपके फॉर्म्स रिलीज हो रहे हैं, कौन सी लास्ट रजिस्ट्रेशन की डेट है, उसके बारे में फिर से इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्प्ले हो रखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ओपनिंग डेट है ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, दैट इज मंडे, वो भी 25 अगस्त 2025 को ये रिलीज होने वाला है, ये ओपन होने वाला है। और अगर आप देखेंगे क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट डेट आपकी गिवन है दैट इज थर्सडे सितंबर 25, 2025। एक मंथ का पूरा आपको टाइम दिया गया है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विदाउट लेट फी भरने के लिए। अगर आप इतनी थर्सडे सितंबर 25 से देरी करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आपको लेट फी सबमिट करनी पड़ेगी बच्चों। अलोंग विथ लेट फी, लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने की है 6 अक्टूबर 2025। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अक्टूबर तक ओपन रहने वाला है। ये जो प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, वो 6 अक्टूबर लास्ट डेट है, लेकिन उसमें भी 25 सितंबर विदाउट लेट फीस लास्ट डेट है। और अगर आप देरी करते हैं उससे और लेट हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो 6 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप और देखेंगे बच्चों, यहाँ पे गेट 2026 के एग्जामिनेशंस की डेट भी दे रखी है, जो टेंटेटिव डेट्स है। ऑब्वियस है, आप भी जानते हैं कुछ रीजन से डेट्स चेंज हो जाती हैं कभी कभी एग्जामिनेशन की, तो आप ये हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और भी दे रखा है, डिस्क्लेमर दे रखा है। बेसिकली अगर देखा जाए, ऑल डेट्स आर लायबल टू चेंज, बट जो टेंटेटिव डेट्स अपीयर कर रखी हैं, आपको बता रखी हैं, दैट इज 7, 8, 14 एंड 15 फेब। जनरली तो गेट का एग्जामिनेशन वैसे भी फरवरी में ही कंडक्ट किया जाता है, तो ये वो टेंटेटिव डेट्स हैं जहां पे आपके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनकी डेट्स इन्हीं में पड़ेंगी और इन 4 डेट्स में से कहीं पे भी आपका एग्जाम पड़ सकता है, किसी भी डेट पे। चलिए थोड़ा सा और आगे जाते हैं बच्चों। अब आते हैं गेट पेपर्स पे। हर चीज आपको यहाँ पे डिस्प्लेड है इस वेबसाइट पे। आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी आराम से मिल जाएगी। जब आप गेट पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी खुलेंगे। डाउन स्क्रॉल आप करेंगे तो आप देख सकते हैं गेट 2026 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। इसका मतलब जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं और सिलेबस हैं वो आपको इस सेक्शन में मिल सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें तो आपका खुलेगा गेट 2026 टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस। जब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, इस बार जनरली जो गेट 2026 का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जा रहा है 30 टेस्ट पेपर्स के लिए। द फॉलोइंग टेबल, आपकी ये जो टेबल रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, ये आपके वो ही 30 सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिन पे आप पेपर दे सकते हैं। अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे अपना सब्जेक्ट, उनका सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है आपको जब सिलेबस देखना है,
जो भी एग्जामिनेशन, जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसका सिलेबस अगर आप इन कोड्स पे क्लिक करेंगे, जो भी सब्जेक्ट कोड्स हैं या फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो एंटायर सिलेबस आपका गेट का ओपन हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अ कैंडिडेट इज अलाउड टू अपीयर ईदर इन 1 और अप टू 2 टेस्ट पेपर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर चाहता है वो एक सब्जेक्ट से भरना, अगर वो एलिजिबल है, पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। अगर आप एक पेपर के लिए एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि एक पेपर देना सफिशिएंट है तो आप दें। अगर आप मोर देन 1 पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप एक से ज्यादा पेपर, मतलब 1+1 एक और पेपर एडिशनल सब्जेक्ट को चूज करके पेपर दे सकते हैं। इसी को आप बोलते हो अप टू 2 टेस्ट पेपर, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पेपर कॉम्बिनेशन, इसी को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स और उनके सब्जेक्ट कोड्स रिप्रेजेंटेड है, उनको क्लिक करके आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत इंपॉर्टेंटली, जनरली आपने CSIR का पेपर देखा होगा तो वो बाइलिंगुअल आता है, लेकिन अगर हम गेट की बात करें तो गेट का जो टेस्ट पेपर होता है वो एंटायरली एक ही लैंग्वेज में आता है, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही ये पेपर आएगा आपका। ईच गेट 2026 पेपर इज फॉर अ टोटल 100 मार्क्स। तो मतलब टोटल पेपर का जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड कॉमन होता है सबके लिए, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल पेपर्स, जो कि 15 मार्क्स होल्ड करता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पेपर कवर्स द रेस्पेक्टिव टेस्ट पेपर सिलेबस, जिसमें 85 मार्क्स आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा कॉमन सेक्शन है पेपर का जो सारे जो भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो सब में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और उसके जो वेटेज होगा दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स। 15 मार्क्स के अलावा 85 मार्क्स का जो वेटेज होगा दैट विल बी योर सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड होगा। तो ये वही चीज आपको बता रहा है बच्चों। अगर आपको डिटेल में पेपर का पैटर्न समझना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न खुल गया है, किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा। अगर आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, एक तो लैंग्वेज है इंग्लिश, प्लस मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसीलिए CBT मोड आपका एग्जामिनेशन का मोड है। ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 3 आवर्स आपका ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ पेपर्स और सब्जेक्ट्स, 30 टेस्ट पेपर में गेट, आपको पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि 30 पेपर्स में आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आप अपना वो सब्जेक्ट, जो भी आप रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के से बिलोंग करते हैं, आप उसको ही चूज करेंगे, राइट। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के गेट में आते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि आपको MCQ पढ़ना पड़ेगा, MSQ पढ़ना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल जो एबिलिटी टेस्ट होता है या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे। देखा जाए तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं IIT जैम में जैसा पैटर्न होता है, सिमिलर उसी पैटर्न से है, तो आपको कोई चेंज जैसा नहीं लगेगा। आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली आप गेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग गेट ऑल्सो। अगर आप टेस्टिंग ऑफ एबिलिटीज में देखोगे तो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाला आपका एबिलिटीज के ऊपर होगा, टेस्ट किया जाएगा इस पेपर के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ आपको बताया गया है, डिटेल दी गई है, अगर आप देखेंगे, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर कोड्स, जिन भी पेपर्स के पेपर कोड ये है रेस्पेक्टिव AR, CY, DA, EY, GE, GG, MA, PH, ST, XH एंड XL, लाइफ साइंसेस भी इसमें इंक्लूडेड है, उनके लिए ये वाला पैटर्न नहीं होगा। इन सब्जेक्ट्स को छोड़ के और जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए ये पैटर्न होने वाला है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की, सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो 72 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो गया। यहाँ पे जो एस्टेरिक्स है वो आपको इंक्लूड बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज XE जो सब्जेक्ट कोड है इंक्लूड करता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन और XEA ऑफ 15 मार्क्स। मतलब इसमें एक ऐसा सेक्शन होगा जिसको आप XEA कहोगे, जो कि 15 मार्क्स का होगा, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है ये जो एक्सक्लूडेड कोड्स थे उनके लिए कैसा स्कीम होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स, जो भी यहाँ पे कोडेड एक्सक्लूडेड थे उनके लिए है ये। जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट क्वेश्चंस 85 मार्क्स के, टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 2 मार्क्स मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कौन से टाइप का है, किस सेक्शन में आ रहा है।
नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी रैंक को अप करने में या डाउन करने में। कितना हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं अपने रैंक में, वो डिपेंड करता है हम कितनी नेगेटिव मार्किंग, जो आपके नेगेटिव मार्किंग होने वाले क्वेश्चन तुक्का मारते हैं ना, हम जनरली सोचते हैं कि हाँ चलो यार डाउट हो रहा है, चलो डाउटफुल होके भी तुक्का मार लेते हैं करके, वो चीज नहीं चलती बच्चों, जनरली नहीं चलती, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए तो फॉर अ रॉन्ग आंसर क्वेश्चन, आंसर चूजन इन एमसीक्यू, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है आपके उसमें। फॉर अ 1 मार्क एमसीक्यू, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और अगर फॉर अ 2 मार्क एमसीक्यू 2/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इतना माइनस हो जाएगा अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो, और अगर आपने 1 मार्क्स का क्वेश्चन गलत किया है तो। इस तरीके से देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये अच्छी चीज होती है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स टू एमएसक्यू या एनएटी क्वेश्चंस। तो एमएसक्यू और एनएटी क्वेश्चंस को छोड़ना मत, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपका डाउट सही हो गया, अगर आपने बाय चांस 2 ऑप्शन में डाउट होने के चक्कर में कोई आंसर को क्लिक भी किया और वो सही हो गया तो वेल एंड गुड है, और गलत भी हो गया तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलेगी। ये वो चीज बोल रहा है, देयर इज नो पार्शियल मार्किंग इन एमएसक्यू। अब अगर हम आगे की बात करें बच्चों, जो चीज मैंने अभी आपको जनरलाइज की है उसी को ब्रॉड डिटेल्ड में यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हो टोटल मार्क्स 100 हैं, जो टोटल टाइम है मिनट्स के फॉर्म में वो 180, दैट इज 3 घंटे का है। आपके पास जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन जो है वो सबके लिए कॉमन है। सब्जेक्ट कंपलसरी सेक्शन होगा, जो आपका जितने मार्क्स का यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है उतने का होगा। उसके अलावा अगर ऑप्शनल कोई चीज है जो आपने चूज की है उसके रेस्पेक्टिव मार्क्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो किसी भी एग्जामिनेशन का, पहले ब्रोशर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डिटेल्स वहां पे दी गई हैं उसके हिसाब से आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे वेदर यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन और नॉट, राइट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज हो गया है, डिटेल्स पहले ही रिलीज हो गई, आराम से इसको पढ़ लो। जब आपका एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे उसके बाद आपके पास सब कुछ प्रिपेयर्ड रहेगा, आप इजीली अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को विदाउट एनी, आप बोल सकते हो ना, कोई भी मिस्टेक के बिना आप करेक्टली फिल कर लोगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को। तो यही चीजें यहाँ पे गिवन है बच्चों। अब अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, गेट पेपर्स में आपको मैंने हर चीज का बता दिया बच्चों। एग्जामिनेशन शेड्यूल एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डेट्स के बारे में तो आपको पता चल गया था, 4 टेंटेटिव डेट्स दी गई थी, 7, 8, 14 और 15 फरवरी। इसके अलावा ये टाइमिंग भी है, 2 शिफ्ट्स में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं। पहला शिफ्ट 9:30 से 12:30 तक है, और दूसरा शिफ्ट 2:30 से 5:30 बजे तक का है। और सभी केस में आपको इस तरीके के 2 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होते हुए देखने के लिए मिलेंगे हर एक दिन, जो 4 डेज आपको रिप्रेजेंटेड है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत आराम से बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अपॉर्चुनिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन सिटीज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपको, वो जब रजिस्ट्रेशन खुलेगा और ब्रोशर रिलीज होगा उस केस में आपको ये सारी चीजें भी दिखा दी जाएंगी। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या फायदा होता है जब आप गेट का एग्जामिनेशन देते हो, क्वालिफाई करते हो बहुत अच्छी रैंक से, तो आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं उसके ऊपर पहले बात करते हैं। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। अगर एक बार इसको ओपन होने दीजिए बच्चों। जनरली क्या है, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि गेट का जो एग्जामिनेशन है वो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बच्चों, जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो किस बेसिस में मिलती हैं, आपको इस बेसिस में मिलती हैं कि आप अगर गेट को अच्छे उससे क्वालिफाई करते हो तो रेस्पेक्टिव एक रेप्यूटेड आपको इंस्टीट्यूट मिल जाता है मास्टर्स का जो डिग्री है उसको लेने के लिए। सेकेंडली, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी करने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो जब गेट का स्कोर आता है तो उसके बेसिस पे हर चीज होती है, मतलब आप मास्टर्स भी बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, और आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको डॉक्टोरल डिग्री परस्यू करनी है आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है शायद, क्योंकि थोड़ा सा खुलने में टाइम लग रहा है, बट मैं इतना आपको बता देती हूँ, मैं खुद ही से आपको अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस कर लेती हूँ बच्चों। आप अगर अच्छे से गेट क्वालिफाई करते हैं, रैंक आपकी अच्छी है, तो आपको स्टाइपेंड मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे तो जनरली अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, जैसे एमटेक में आपने एडमिशन लिया है, तो मेजोरिटी जो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है दैट इज अराउंड 12,500 के अराउंड होती
है। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट की आपका स्कोर हो गया और गेट की रैंक के बेसिस पे अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे से जो जेआरएफ का अमाउंट होता है 37,000 के अराउंड, वो ही आपको यहाँ पे भी मिल सकता है। तो इसीलिए गेट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं, उन सब में स्कोर, जो गेट का स्कोर होता है या स्कोर कार्ड होता है, रैंक होती है, वो वैलिड होती है। ठीक है, चलिए अब अपॉर्चुनिटीज तो हमारी खुल नहीं रही हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे की बात करते हैं। होप सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ओपन हो जाए। अगर ये नहीं भी ओपन हो रहा है तो बच्चों मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगी। चलिए, जैसे आपने देखा, जब हम एग्जामिनेशन को क्लिक करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, हम इन तीन चीजों पे बात करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले जब आप अपॉर्चुनिटीज क्लिक करोगे तो अपॉर्चुनिटीज में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनरली आप जब एडमिशन लेते हो इसके थ्रू, गेट के स्कोर के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एडमिशन मिल सकता है मास्टर प्रोग्राम में, या फिर आप डायरेक्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम में जा सकते हो। किन किन फील्ड से, किन किन सब्जेक्ट्स में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, ह्यूमैनिटीज, और आप डॉक्टोरल प्रोग्राम्स में भी जा सकते हो। मतलब या तो आप डायरेक्टली डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन ले लो बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, और या तो फिर आप मास्टर्स में अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप इन सारी फील्ड्स में एडमिशन आराम से ले सकते हो एक वैलिड गेट के स्कोर के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे देखिए बच्चों, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैं एक चीज बताऊं आपको, अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में हम यही चीज देखना चाह रहे हैं कि गेट के स्कोर वैलिड कहाँ पे होता है और गेट के स्कोर के बेसिस पे हमें क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है या नहीं। तो उसी की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगर आपका गेट का स्कोर बहुत अच्छा है, अच्छी रैंक है आपकी, तो आप फिर से वापस आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है मास्टर्स के लिए भी, प्लस आपके डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए भी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है एमटेक स्टूडेंट्स को, वो 12,400 होती है पर मंथ, और जनरली 2 साल, लगभग 22 मंथ्स के लिए पे की जाती है। ठीक है, तो 22 मंथ्स के लिए अच्छा खासा आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, आप ये देख सकते हो। और सेकेंडली अगर आप देखेंगे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, अगर आप डायरेक्ट पीएचडी ले रहे हैं आफ्टर बीई, बीटेक, एमएससी, उसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास वैलिड गेट का स्कोर है, रैंक है, तो उसके बेसिस पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस पीएचडी के टाइम पे भी मिल सकती है, और उसका जो अमाउंट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली, आप देख सकते हैं यहाँ पे 37,000 पर मंथ आपको मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको गेट के स्कोर के बेसिस पे मिल सकती है। अब रिक्रूटमेंट की बात करें कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ पे जॉब की बात अगर आप करते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, जिनको आप पीएसयूज बोलते हो, वो भी गेट के स्कोर के बेसिस में रिक्रूटमेंट करती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अलावा ये सभी चीज मेंशन है जो गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको क्या देती है, रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब आप यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं। अगर आप देखेंगे एएआई हो गया, बीएचईएल हो गया, बीएसएनएल हो गया, फिर सीआईएल हो गए, सीआरआईएस हो गए, तो ये ही कुछ ऐसी आप बोल सकते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिसमें आप गेट के वैलिड स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल भी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर वैलिड गेट स्कोर। चलिए, अब हमने अपॉर्चुनिटीज की तो बात कर ली, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों को होता है, वो होता है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। बहुत सारे बच्चे ये चीज का हमेशा पूछते रहते हैं कि मैम मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ गेट के लिए या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो ऑब्वियसली है कि हम ये देख लें ब्रोशर में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन है, क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन 3rd और हायर ईयर्स। या तो आप 3rd ईयर में पढ़ रहे हो, किसके, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के, जो भी आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, अगर आप उसके 3rd ईयर में हो, या 3rd ईयर से आगे के ईयर्स में हो, जैसे 4th ईयर में हो या उनसे हायर ईयर्स में हो, तो आप इजीली एलिजिबल हो, आप आराम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो जब आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा। ठीक है, तो और अगर
आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज आर एलिजिबल टू गिव द पेपर फॉर गेट 2026 के लिए आप एलिजिबल हो। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज या इंस्टीट्यूट्स के नाम मेंशन है, अगर आपने इनमें से भी कोई डिप्लोमा या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया हुआ है तो भी अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, दैट इज मस्ट एंश्योर दैट दोज एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है वो किससे अप्रूव्ड हो, एमओई, एआईसीटीई, यूटीसी, यूपीएससी एज बीइंग इक्विवेलेंट टू बीई, बीटेक, बी आर्क, बी प्लानिंग एक्सेट्रा। तो इसका मतलब अगर इन इंस्टीट्यूट से, ये जो इंस्टीट्यूशंस या सोसाइटीज है, इनके थ्रू आपने कोई एग्जामिनेशन, इन्होंने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और आपने उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और उसके बाद आप गेट देना चाहते हैं, तो पहले आप इन सब, आपका जो सर्टिफिकेशन है वो इनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो आप बोल सकते हो एमओई, एआईसीटीई, यूजीसी या यूपीएससी, जो ये कमीशंस हैं, इनके थ्रू ये वैलिडली अप्रूव्ड होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, तब आप गेट का एग्जामिनेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसीजर, एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से भर सकते हो। ठीक है, अब इसी में अगर आप यहाँ पे फिर वापस देखेंगे, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड आर परस्यूइंग देयर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया, इंडिया से बाहर अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स भी गेट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, आपके पास थर्ड ईयर या फिर हायर ईयर्स आपके, आप इन ईयर्स में होने चाहिए अपने पढ़ाई के। आप अगर बीएससी कर रहे हैं या फिर आप अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उसमें आप थर्ड ईयर में होने चाहिए या थर्ड ईयर से बड़े वाले ईयर में होने चाहिए, दैट इज फोर्थ ईयर में होने चाहिए या फिफ्थ ईयर में होने चाहिए, जैसा भी आपका डिपेंड करता है कैसा आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, उसके हिसाब से तो आप एलिजिबल है, राइट। तो इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो आप थर्ड ईयर में हो या थर्ड ईयर नहीं तो फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, थर्ड ईयर से कम ईयर्स में नहीं होने चाहिए। आप बोल रहे हो आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो और आप दे सकते हो, तो नहीं, आप नहीं दे सकते। आप थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर के बाद अगर आप फोर्थ ईयर में हो तब भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप देखोगे, अगर आपका डिग्री प्रोग्राम बीई, बीटेक, बी फार्मा है, जनरली बच्चे पूछते हैं इसके बारे में, तो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 4 years आफ्टर 10+2 और 3 years आफ्टर बीएससी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। और डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, करेंटली आप किस ईयर में होने चाहिए, या तो आप थर्ड ईयर में होने चाहिए या इससे हायर ईयर में होने चाहिए, और या तो आपने कंप्लीट कर ली हो, या तो आप पास आउट स्टूडेंट हो, या आप थर्ड ईयर में हो, या फिर आप थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में हो। थर्ड ईयर से ऊपर वाले ईयर उसमें ही होना चाहिए आपको। अगर आप कम में हो, दैट इज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सेम कंडीशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आप बी आर्क कर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर 5 ईयर का कोर्स होता है, आप जानते हैं। लेकिन आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप करंटली थर्ड ईयर में होने चाहिए, या फिर हायर ईयर में होने चाहिए, या फिर ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो सेम क्राइटेरिया आप देख सकते हो, जो ऊपर मेंशन था उसी का डिस्क्रिप्शन नीचे भी है। अगर आप बीएससी कर रहे हो, रिसर्च या बीएस कर रहे हो, तो फिर वापस सेम क्राइटेरिया, थर्ड ईयर या थर्ड ईयर से हायर ईयर में आपका होना चाहिए, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो। अब अगर फार्मा डी के बारे में बात करें, दैट इज अ प्रोफेशनल फार्मेसी डॉक्टोरल प्रोग्राम, जो 6 साल का ड्यूरेशन आफ्टर 10+2 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, या तो आप थर्ड ईयर में हो, या फोर्थ में, या फिफ्थ में, या सिक्स्थ में, या फिर आप कंप्लीट कर चुके हो, तो भी आप एलिजिबल हो गेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। तो यहाँ पे जो मेंशन है बच्चों, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो भी आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तब आपके लिए है कि आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, या फिर आपने कंप्लीट कर ली है मास्टर्स, तो भी आप गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, तो बीएससी, बीए या बीकॉम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी करेंटली आप थर्ड ईयर में होने चाहिए, या फिर आपने कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अगर आप ये इन दोनों श्रेणी में से किसी भी कैटेगरी में हो तो आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो ये कुछ आपके बारे में था बच्चों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन शॉर्ट वापस से रिपीट कर देती हूँ, एलिजिबिलिटी मैक्सिमम आपकी कैसी है, अगर आपको गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपीयर करना है गेट के एग्जामिनेशन में, तो आप या तो थर्ड ईयर में हो या थर्ड ईयर से हायर ईयर्स में हो अपनी डिग्री प्रोग्राम में, जो भी आप डिग्री परस्यू कर रहे हो, जिस भी प्रोग्राम को आप परस्यू कर रहे हो उसके हिसाब से। तो ये बात थी आपके एलिजिबिलिटी की। अब एलिजिबिलिटी की बात हो गई है तो बच्चों एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स पर टेस्ट पेपर, हर एक टेस्ट पेपर के लिए आपका जो रेगुलर पीरियड है, मतलब विदाउट लेट फी, अगस्त 25 से सितंबर 25 तक का अगर ड्यूरेशन में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप 1000 जो प्राइस है, इसका जो फी है बेसिकली अगर आप देखेंगे, नॉट प्राइस, वो है 1000। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक्सटेंडेड, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, आपकी एंड डेट कंप्लीट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, तो आपको लेट फी के साथ भरना पड़ेगा और लेट फी 500 है। तो 1000 प्लस 500 1500 रुपए में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली अगर आप देखेंगे ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स, उनके लिए आपका जो विद इन टाइमलाइन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेते हैं तो 2000 रुपीज है, और अगर आप लेट फी के साथ करते हैं तो 2500, क्योंकि लेट फी का जो प्राइस है, मतलब जो फी है आपकी, वो 500 है। ठीक है। तो 2500 आपको भरनी पड़ेगी। ये तो आपका किसके बारे में था बच्चों? ये था आपके इसके बारे में, दैट इज कितना एप्लीकेशन फी आपकी होने वाली है उसके लिए। यहाँ पे अगर आप नोट के फॉर्म में देखेंगे, द अबाव एप्लीकेशन फी आर फॉर अ सिंगल टेस्ट पेपर, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। अगर आप सोच रहे हैं 2 कॉम्बिनेशन पेपर देने के लिए, कि आप चाहते हो आप लाइफ साइंसेस भी दो, आप बायोटेक्नोलॉजी भी दो, तो लाइफ साइंसेस के लिए डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन फी एक पेपर के लिए 1000 होगी, और अगर आप BT भी देना चाहते हो, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी भी देना चाहते हो, तो एडिशनल आपको 1000 रुपी पे करना पड़ेगा, तब आप दोनों कंबाइंड एग्जामिनेशन दे सकते हो। दोनों टेस्ट पेपर के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के, सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको दोनों सब्जेक्ट्स को चूज करना है और फिर उसके बाद भरना है। ठीक है। तो ये तो आपका एप्लीकेशन के बारे में हो गया बच्चों। एप्लीकेशन फीस हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए, और अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको पहले ही बता दी बच्चों। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, जब आपने स्क्रॉल किया यहाँ पे आपको एग्जाम साइट्स हो गए, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन अभी आपकी वेबसाइट में इनकी जो डिटेल्स है वो अभी नहीं दी गई हैं, वो अपकमिंग टाइम में आ जाएंगी। जैसे ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे या रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा, उस टाइम पे एवरीथिंग विल बी ओपन, आपका ब्रोशर आ जाएगा। आप ब्रोशर को बहुत अच्छे से डाउनलोड करना बच्चों, एक एक डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको हर एक चीज बता दी है। यहाँ पे सिलेबस का जो पोर्टल है वो भी आप सब्जेक्ट कोड और यस, या तो सब्जेक्ट कोड को क्लिक करें या फिर आप सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा एंटायर सिलेबस मिल जाएगा। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रिसाइजली आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। स्टार्ट ऑलरेडी आपने कर ली होगी अगर आप गेट को टारगेट कर रहे हो, तो जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से बढ़िया से हो गई होगी और आप बिल्कुल तैयार हो गए अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से देने के लिए और अच्छी रैंक हासिल करने के लिए। अब अगर आप डाउनलोड, फिर भी और कुछ कुछ ऑप्शंस भी आपको दिखा देती हूँ। तो डाउनलोड मतलब ब्रोशर को डाउनलोड करने का अभी ऑप्शन आया नहीं है, आएगा ये। कुछ FAQs भी आप देख सकते हो। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट अस जरूर हो सकता है। आप देख सकते हो ये एड्रेस है, गेट जैम ऑफिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। यहाँ पे आप, ये फोन नंबर भी गिवन है, ये आपका एड्रेस भी गिवन है। आप यहाँ पे अगर कोई भी आपकी क्वेरी है या आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप ये एड्रेस पे जा सकते हैं। टाइमिंग्स आप देख सकते हैं, क्या यूजुअल टाइमिंग्स है विजिट करने की। ईमेल आईडी यहाँ पे हेल्प डेस्क की है गिवन, इसको आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट आई नो आप आराम से अगर ब्रोशर पढ़ के पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। कोशिश करना जब भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आप भरें तो बहुत इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एज सच आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में कोई एज सच चेंज आया नहीं है, तो जैसा सिलेबस आप ऑलरेडी पढ़ते थे वैसा ही आप पढ़ेंगे बच्चों। आराम से सिलेबस को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको अपने अकॉर्डिंग कैसे आप स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा पास नहीं है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बेसिकली कभी भी एग्जामिनेशन फरवरी, तो फरवरी आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत तुरंत जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जामिनेशन में तो बहुत जल्दी टाइम चले जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। आई होप मैंने आपके मैक्सिमम जो सवाल थे या मैक्सिमम जो डाउट्स थे वो सॉर्ट कर दिए हैं बच्चों। आप एप्लीकेशन पोर्टल पे भी अगर क्लिक करेंगे तो इसको भी अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम है, तो जब सारी चीजें अच्छे से ओपन हो जाएंगी तो आपको हर चीज मिलेगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज में डाउट है तो आराम से आप गेट की वेबसाइट को खोलें। ये वेबसाइट अब लॉन्च हो चुकी है। इस बार जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, फिर से बताऊंगी, गुवाहाटी है, IIT गुवाहाटी है। यहाँ पे आपको हर एक चीज की डिटेल बहुत क्लियरली मेंशन है बच्चों, इंपॉर्टेंट डेट्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको चेक करना है आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे क्लिक करें। गेट पेपर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो गेट टेस्ट पेपर्स और सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको एंटायरली वो पेपर मिल जाएगा।
क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को आपको समझना है तो आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेलेक्ट करें। आपको 2 पेपर कॉम्बिनेशन अगर करना है या फिर एग्जामिनेशन शेड्यूल जानना है वो भी आपको यहाँ पे से मिल जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है गेट की वो आपको यहाँ से मिल सकती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, एप्लीकेशन फी, एग्जामिनेशन कैसे, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये डिटेल लॉन्च होगी बच्चों, ये डिटेल आपको रिवील करी जाएगी जब ब्रोशर रिलीज होगा। लेकिन उसके अलावा इस बार जो आईआईटी गुवाहाटी आपका कंडक्ट कर रहा है पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी या फिर आपके जो सब्जेक्ट कोड्स थे उन सब के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं बच्चों, कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।